हाँ, मैं मान चुका हूँ, मैं काला हूँ, पर मैं इस काले रंग से बहुत खुश हूँ। पर जब आज मैं एक बगीचे में बैठा किताब पढ़ रहा था, तो न जाने क्यों मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मेरा बचपन, जहाँ ना तो कोई अच्छा दोस्त बन पाया और न ही किसी ने अपना दोस्त बनाना चाहा, जिनकी केवल एक ही वजह थी कि मैं काला था और मैं दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन क्या काला रंग खराब होता है? न जाने क्यों लोग इससे दूर भागते हैं। हाँ, मेरी उम्र भी उस वक्त बहुत कम थी और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अक्सर जब घर में लड़ाई होती थी तो मेरे पिताजी मेरी माँ से बोलते थे, न जाने किसका बेटा है हमारे घर में, इतना काला पैदा हुआ है कि पूछो ही मत, हॉस्पिटल में कहीं बदल गया होगा। ये बात सुनने में कितनी ज्यादा मजाकिया लगती है ना, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। मेरे चूहे जैसे दो दांत भी आगे के थे, जिन्हें लोग ओपनर बोलते थे, वही पेप्सी की बोतल खोलने वाला। मेरा रंग मेरे लिए मुसीबत बन गया था। सब लोग मुझे अपने बीच में नहीं रखते थे, मुझे अलग रखते थे। मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, जैसे उन्हें घिन आ रही हो। मैं बिल्कुल अलग हो चुका था। सबसे बड़ी बात तो मेरा काला रंग मेरी पहचान बन चुका था। पर क्या श्याम और श्रीराम काले नहीं थे? पर वो भगवान थे ना। मैं तो इंसान हूँ, जिसे रंग और उसके पैसे से देखा जाता है, कुछ ऐसे कि कितना कमाता है ये। मैं बचपन में नहीं कमाता था, जहाँ सबको प्यार मिलता था तो मुझे ताना मिलता था। अब चलिए मैं आपको अपने बचपन में लेकर जाता हूँ। मेरे दो भाई थे और मैं तीसरा, सबसे छोटा और सबसे अलग। हम तीनों एक ही घर में पैदा हुए थे, एक ही छत के नीचे बड़े हो रहे थे। पर पता नहीं क्यों, जैसे मैं उनके जैसा नहीं था। माँ जब स्कूल के लिए तैयार करती थी तो मेरे बड़े भाई को नए प्रेस किए हुए कपड़े पहनाए जाते थे और मेरे हिस्से अक्सर वो आता था जो पुराना लेकिन ठीक ठाक कहलाता था। एक बार की बात है, मेरे भाई की बर्थडे पार्टी थी, पूरा घर सजाया गया था। मैं भी बहुत खुश था, शायद मेरे लिए भी कुछ होगा। पर मुझसे बस ये कहा गया, तू अंदर ही रहना, बाहर मेहमान आएंगे, अच्छे कपड़े भी नहीं है तेरे पास में, और तेरा रंग सब चिढ़ाएंगे तुझे। मैं चुपचाप पर्दे के पीछे से सबको हंसता देखता रहा, वहीं कोने में खड़ा रहा, जैसे मैं उस घर का हिस्सा ही ना हूं। बचपन में सबसे ज्यादा दर्द तभी हुआ करता था जब मेरे भी भाई मुझे काला कौआ कहकर बुलाते थे या फिर मेरे दांत का मजाक बनाते थे। ए ओपनर, जरा पेप्सी खोल दे। शुरू में मैं भी हंस देता था, सोचता था शायद मजाक है। पर धीरे धीरे ये मजाक मेरे लिए आईना बन गया, जिसमें मैं हर रोज खुद को गलती की तरह देखने लगा। माँ वो चुप रहती थी, कभी कभी मेरे बाल सहला देती थी। एक बार तो मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा जोर जोर से रगड़ दिया। सोचता था शायद गंदगी होगी, शायद सफेद हो जाऊंगा, पर वो रंग नहीं गया। स्कूल में भी कोई भी साथ में नहीं बैठना चाहता था। काला है, गंदा है, बदबू आती है, पता नहीं क्या क्या। खेल के मैदान में जब टीम बनती थी तो मैं हमेशा आखिरी में बचता था। वो बच्चा जिसे कोई भी नहीं चुनता था, जिसे बस जबरदस्ती में रख लिया जाता था, वो बच्चा मैं था। धीरे धीरे मैं चुप रहने लगा, ना बोलता ना किसी से लड़ता, बस किताबों में डूब गया और एक कोना ढूंढ लिया जहाँ कोई कुछ ना कहे, कोई देखे नहीं, कोई ताना न मारे। पर अंदर ही अंदर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा मरने लगा। कभी लगता था काश मैं गोरा होता, काश मेरे दांत सीधे होते, काश मैं किसी और घर में जन्मा होता। पर क्या काश से जिंदगी बदलती है क्या? नहीं, जिंदगी नहीं बदलती, मैं बदल गया। मैं धीरे धीरे खुद से डरने लगा। आईने से नजरें मिलाने से पहले मैं कमरे की लाइट बंद कर देता था, कहीं कोई दिख ना जाए, कहीं मैं खुद को फिर से ना देख लूं। एक वक्त आ गया जब मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, किसी बहाने से। पेट दर्द, बुखार या बस यूं ही बिना कुछ बोले बिस्तर में पड़ा रहता। धीरे धीरे मेरा सब कुछ पीछे छूटता गया। शायद वो मेरा था ही नहीं। मैं लगभग 3 साल तक एक कमरे में बंद रहा जहाँ सिर्फ एक खिड़की थी, पर मैंने उसे भी बंद कर दिया। मुझे लोगों से डर लगने लगा। अगर किसी के पैरों की आहट भी सुनाई देती थी तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता था, पसीने पसीने हो जाता था मैं। रोशनी से घबराहट होने लगी थी मुझे। हर तेज लाइट मुझे किसी पुराने ताने की तरह चुभती थी। मैं दिन रात एक कोने में बैठा रहता, छत को देखता और सोचता, क्या मैं
गलती से पैदा हो चुका हूँ। पर सबसे दुख की बात क्या थी, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। ना माँ ने, ना पिताजी ने, ना भाइयों ने, ना स्कूल वालों ने। सबको यही लगता था, कमरा बंद कर लिया है, शायद नींद पूरी कर रहा होगा या फिर नखरे कर रहा होगा। पर अंदर जो चल रहा था वो नखरे नहीं थे, वो एकदम घुटती हुई जिंदगी थी। उस वक्त मैं 14 साल का हो रहा था और बच्चे मोबाइल में इंस्टा में जुड़ रहे थे। और मैं खुद से सवाल पूछ रहा था, क्या भगवान सच में होता है? और अगर होता है तो फिर मैं ऐसा क्यों हूँ? धीरे धीरे मेरा भरोसा भी खत्म हो गया। मैं भगवान के खिलाफ हो गया। मंदिर की घंटियों की आवाज से मुझे चिढ़ होने लगी थी। माँ जब पूजा करती थी तो मैं मुंह फेर लेता था। सोचता था, जिसने मुझे ऐसा बनाया है मैं उसकी पूजा क्यों करूं? और अब पिताजी को मेरी मौजूदगी खटकने लगी थी। घर में पड़े पड़े सड़ जाएगा, कुछ करता क्यों नहीं है ये? ऐसे वाक्य हर रोज सुनाई देते थे। और फिर एक दिन बिना मुझसे कुछ पूछे, बिना मेरी राय जाने, उन्होंने मेरा एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। बहुत हो गया, अब इसे आदत डालनी होगी दुनिया की, पापा ने गुस्से में कहा। और फिर मैं कई साल बाद एक स्कूल की बस में बैठा था तो मन में बस यही ख्याल था, अब क्या नया नर्क मिलेगा। वहां पहुंचते ही एहसास हो गया, ये जगह वैसी ही थी। एक अनजान शहर, अनजान लोग और मैं, अपने रंग, अपने चुप्पे स्वभाव और डरे हुए चेहरे के साथ फिर से अलग कर दिया गया। रूम में 4 और लड़के भी थे, पर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे मर जाने में ही फायदा है। फिर एक दिन माँ का फोन आया। रूल के हिसाब से हर हफ्ते घर से एक बार बात करने की अनुमति थी। मैं फोन के सामने खड़ा था, कानों में माँ की आवाज पड़ी, कैसा है मेरा बच्चा, सब ठीक है ना वहां पर? मैं कुछ नहीं बोला, बस मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। गालों पर आंसू बहते रहे। माँ ने दोबारा पूछा, कुछ बोलेगा नहीं? बोल बेटा, कैसा लग रहा है वहां पर? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस कॉल कट किया और फोन वापस रखते हुए वहां से चुपचाप चला गया। उस रात को कुछ अलग सा था। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था, पर मेरे अंदर का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दबे पांव कॉरिडोर के एक कोने में जाकर बैठ गया। अंधेरा था और बस मेरी रुलाई गूंज रही थी। मैं फूट फूट कर रो रहा था, जैसे बरसों का दर्द एक साथ बह रहा हो। मेरी आवाज धीमी थी, पर शायद किसी ने सुन ली थी। वो आई, मैट्रन आंटी, जो बोर्डिंग की देखभाल करती थी, सफेद साड़ी में हल्की चाल से चलती हुई। उन्होंने मुझे दूर से देखा और मेरे पास आकर बैठ गई। मैं घबरा गया, डर से कांपने लगा, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। मैं चीखने ही वाला था कि उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। उस पल मैं टूटकर किसी के गले लग गया, बिना डरे, बिना सोचे। पहली बार किसी ने मुझे गले लगाया था, बिना घिन के, बिना तानों के, जैसे मैं किसी का अपना था। उन्होंने धीमे से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मम्मी की याद आ रही है? मैं कुछ कह नहीं पाया, बस सिर हिलाता रहा और रोता रहा। वो मुझे अपने कमरे में ले गई, मुझे पानी पिलाया, सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, बेटा बताओ क्या हुआ? उस रात मैंने सब कुछ कह दिया, अपने बचपन की सारी परतें उधेड़ दी। वो सारे जख्म जो किसी को दिखा नहीं पाया था मैं आज तक। वो सुनती रही, कुछ नहीं बोली, बस मेरी आंखों में देखती रही। शायद समझ गई थी मुझे किसी की सलाह से नहीं, प्यार से ठीक होना है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जानते हो मेरा एक बेटा था। वो मानसिक रूप से कमजोर था, उसे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए था, पर किसी ने नहीं दिया और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनका चेहरा शांत था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम जैसे हो बहुत खास हो, ये काला रंग तुम्हारी अलग पहचान बनाएगा। ये दिखावटी नहीं होता है, सच्चा होता है। उस दिन मैंने पहली बार किसी के प्यार में भगवान को महसूस किया। वो मुझे हर रोज थोड़े थोड़े प्यार से जीना सिखाने लगी, डर हटाने लगी। आईने में मेरा चेहरा दिखाकर बोलती, देखो यही बच्चा दुनिया बदल सकता है। धीरे धीरे मैंने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया, खुद को अपना बनाना शुरू किया और एक दिन अपने ही रंग को सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अब कोई ताना नहीं डराता था, कोई तुलना मुझे हिला नहीं सकती थी। मैंने अकेले रहना सीखा और फिर अकेले ही खुद को मजबूत बना लिया। आज मैं 25 साल का हूँ और मैं और वही मैट्रन आंटी अब घर चलाते हैं। एक ऐसा घर जहाँ पर न कोई रंग देखा जाता है, न उम्र, न धर्म, न लिंग,
वहाँ अनाथ बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, और बस एक ही चीज़ है, प्यार। अब मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने रंग से और खुद से भी। और उस दिन मुझे समझ आया, भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो हमारी सहायता किसी भी रूप में आकर कर देते हैं। उस समय मेरे लिए भगवान तो मेट्रिट आंटी ही थी, मेरी सुपर हीरो, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी।